नमस्कार। मैं पंकज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है अर्थशास्त्र से संबंधित। अर्थशास्त्र, जी हाँ, क्या है अर्थशास्त्र, कैसा है अर्थशास्त्र, कब आया, पहले इसका कोई वजूद था या नहीं था, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास का बड़ा महत्व रहा है। हम बात करें 321 ईसा पूर्व की, जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। इतिहास के पन्नों में राजाओं की कुछ रणनीतियाँ होती थी। वो राजा अपने शासन को चलाते थे। वो जो भी शासन चलाते थे वो अपने गुरुओं से सीख करके आते थे। और उसी दौरान एक भारत का बड़ा जनपद था। भारत के इतिहास में 5 जनपदों का उल्लेख मिलता है आपको। 16 महाजनपद मिलते हैं। उनमें से एक मगध जनपद होता है। मगध जनपद पर बहुत से वंशों ने राज किया। अलग अलग साम्राज्य थे। उनमें एक साम्राज्य आपको मौर्य वंश का मिलता है। मौर्य वंश साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और उनके गुरु चाणक्य हैं, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की परवरिश की और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहलाए। और इन्हीं गुरु ने कैसे राज्य को चलाना है, कैसे नीतियां तैयार करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया। और उस ग्रंथ को हम अर्थशास्त्र नाम के शब्द से जानते हैं। तो एक व्यक्ति था चाणक्य या कौटिल्य। बात मैं कर रहा हूं 321 ईसा पूर्व के लगभग। मगध साम्राज्य के राजा थे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु थे ये। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इनकी एक बुक थी। उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब, यह जो अर्थशास्त्र आप देख रहे हो, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इन्हें सीएम ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया और इनका काम होता था राज्य में क्या नीति लागू करनी है, क्या नहीं करनी है, उससे संबंधित, अर्थात इनका काम राजनीति से संबंधित था। नीति से संबंधित था। तो बताओ, इनकी ये जो पुस्तक रिलीज हुई थी, इनकी ये जो बुक आई है अर्थशास्त्र, वो किससे संबंधित थी? राजनीति से। अर्थात यहाँ जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति के संदर्भ में है। समझिए, पहले जिस समय की बात हो रही है 321 ईसा पूर्व, आज के लगभग 2300 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तब चाणक्य नाम के व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य का प्रधानमंत्री इनको बनाया और इनको कहा कि आप राज्य को देखो, राज्य की नीतियां आप तय करो। और इन्होंने कुछ नीतियां बनाई। उन्हीं नीतियों का परिणाम, जो लिखावट थी, जो संग्रह था उन्हीं नीतियों का, वो संग्रह अर्थशास्त्र कहलाया। वो संग्रह, हम उस पुस्तक को अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और ये अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है, तो आप कहोगे चाणक्य की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। यहां से हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं, सर आप क्या बता रहे हो, अर्थशास्त्र हमारे जो सब्जेक्ट है वो चीज कहाँ है? हम जो सब्जेक्ट है वो हम राजनीति में तो पढ़ते ही नहीं है, हमारा सब्जेक्ट तो कुछ और है।
तो आप जो पढ़ रहे हो वो अलग है, लेकिन वो निकला कहाँ से, वो इन्हीं कहीं से निकला है। क्योंकि इस अर्थशास्त्र में जो कि राजनीति का भाग था, राजनीति के संदर्भ में था, वो प्रॉपर मेन प्रमुख अर्थशास्त्र नहीं था। इसमें कुछ बखान पैसों से संबंधित हुए थे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी शाब्दिक अर्थ के बारे में चर्चा कर देता हूँ। अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो अर्थ प्लस शास्त्र बनता है, जहां अर्थ का मतलब होता है धन या वित्त यानी कि पैसा, और ये धन बनेगा। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात क्या हो गया आपके धन का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र कुछ अलग नहीं है, बस धन का अध्ययन है कि हम कैसे धन का मैनेजमेंट करते हैं, कैसे धन को प्राप्त करते हैं, कैसे धन का खर्च करते हैं, ये उसी से संबंधित है आपका पूरा ज्ञान। लेकिन इसके बारे में कुछ भी लिखा था कौटिल्य ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अधिकतर वो राजनीति से संबंधित था, राजनीति के बारे में ही ये पुस्तक बताती है आपको। तो कब इस अर्थशास्त्र को प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया, इसकी हम चर्चा करते हैं आगे। एक समय था आपका 9 मार्च 1776। एक समय आता है, एक तारीख आती है 9 मार्च 1776। ये वो तारीख है जिस दिन हमें एक नई विचारधारा का सामना करना पड़ा। ये यूं कहीं हमें एक नई विचारधारा सीखने को मिली, देखने को मिली। इस विचारधारा को लाने वाले एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक व्यक्ति थे, विद्वान थे। इन्होंने खोज करी, रिसर्च करी और दुनिया के सामने एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय, ज्ञान का एक नया भंडार सामने रखा। सबको पता था कि इतिहास क्या चीज है, राजनीति क्या है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था अर्थशास्त्र क्या है। सबको ये पता था कि हाँ, एक राजनीति एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसके बारे में राजनीति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इतिहास का मतलब पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाता है। गणित मतलब अंकों का अध्ययन किया जाता है ना। तो वैसे भाषा होती है, अपनी अपनी भाषा का पढ़ेंगे, अध्ययन करते हैं अपन। संस्कृत हो गई, हिंदी होगी। तो वैसे ही एडम स्मिथ ने 9 मार्च 1776 के समथिंग अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में ये एडम स्मिथ की पुस्तक थी, जो कब आई? 1776 में आई। ये इनकी बुक थी, एडम स्मिथ की बुक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वेल्थ ऑफ नेशन बड़ा नाम है, पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना है वेल्थ ऑफ नेशन मतलब वेल्थ यानी कि होती है संपदा, और नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, अर्थात राष्ट्र की संपदा से संबंधित ये पुस्तक थी, जिसके बारे में हम राष्ट्र की संपदा का प्रयोग कैसे करें, कहाँ इसका यूज करें, कितना खर्च करें, कितना ना करें, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने बताया कि राजनीति के अंतर्गत एक कोई छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा ज्ञान है। वो ज्ञान वास्तव में छोटा नहीं है, और उसे हम अब तक जो राजनीति के अंदर पढ़ते आए वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान है वो अपने आप में विस्तृत ज्ञान है, जिसे हम क्या कहते हैं? धन का अध्ययन। जिसे हम क्या कहते हैं? धन का अध्ययन। वास्तव में वो किसी राजनीति के अंदर में नहीं है, वो राजनीति से हटके एक नया, एक अलग विषय है, एक अलग विषय है, एक पृथक विषय है। और इन्होंने इस विषय का नाम क्या बताया? अर्थशास्त्र बताया। चूंकि ये अंग्रेज थे, इंग्लिश थे, तो इन्होंने अर्थशास्त्र न देकर के इन्होंने क्या दिया? इकोनॉमिक्स। इन्होंने इसका नाम क्या बताया? इकोनॉमिक्स बताया, और कहा कि यह एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है
ये कोई पॉलिटिकल का पार्ट ना होकर के ये अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसे हम सेपरेटली अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इसलिए। तो ये एडम स्मिथ ने बताया था। तब से लेकर आज तक हम अर्थशास्त्र को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्च अभी भी जारी है इसकी, और कुछ दृष्टिकोण और है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल ध्यान देना कि एडम स्मिथ ने कहा कि एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है, धन का अध्ययन किया जाता है। धन के अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा, और अर्थशास्त्र क्या है, ज्ञान की वह शाखा है, ज्ञान की वह शाखा है या वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये अर्थशास्त्र है। ये राजनीति का भाग बिल्कुल भी नहीं है, राजनीति से एक पृथक सब्जेक्ट है, पृथक विषय है, एडिशनल सब्जेक्ट है। तो यहाँ एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक नए रूप में, एक नए सब्जेक्ट के रूप में जन्म दिया, इसलिए हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के पिता या जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। और अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो लेखक किसका होता है, बुक का। तो बुक के लेखक तो क्या है, टोटिल। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो जनक यानी कि जिसको उत्पन्न करने वाले, तो अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ। ये दो एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। और अर्थशास्त्र के लिए पहला नजरिया किसका था, एडम स्मिथ का। वो किससे संबंधित था, धन से संबंधित था। इसलिए अर्थशास्त्र का पहला दृष्टिकोण है धन प्रधान दृष्टिकोण या विचारधारा, जिसके अंतर्गत ये किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, 9 मार्च 1776, वेल्थ ऑफ नेशन। हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि इसके बाद में और कौन है। तो इसके बाद में एक व्यक्ति है, करीब कुछ समय बाद 1776 की ये बात थी, और 1776 के बाद एक व्यक्ति आते हैं। 1776 के बाद एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है, 1890 में वो आते हैं, और उनका नाम है, 1890 में एक पुस्तक प्रकाशित होती है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1890। ये बुक है, किसकी बुक है, हम बात करें तो ये बुक है एल्फ्रेड मार्शल। जी हाँ, अर्थशास्त्र में अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे आगे जाकर के, तो इनके नाम बहुत सुनोगे, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक नया नजरिया दिया। इन्होंने कहा कि जो एडम स्मिथ जी कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र वास्तव में समाज का कल्याण हम कैसे कर सके इस बात को बताता है। अर्थात इन्होंने कहा कि धन तो मात्र एक साधन है। इन्होंने धन को ध्येय नहीं माना, धन को लक्ष्य ना मान करके हुए धन को साध्य माना। इन्होंने कहा कि लोग अगर किसी को पाना चाहते हैं तो वो धन नहीं है, लोगों का लक्ष्य धन नहीं होता है, लोगों का लक्ष्य तो बस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, अपना कल्याण करना होता है। धन तो क्या होता है, एक साधन मात्र है। यानी धन तो वो एक वाहन है जिसके ऊपर आप बैठ करके अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हो। तो मार्शल ने धन को क्या माना, साधन माना। मार्शल ने धन को साधन माना और अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा कि अर्थशास्त्र वह ज्ञान है जिसमें हम धन को साधन मानकर अपनी और अपने समाज के, अपने देश का कल्याण अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो इन्होंने कल्याण को तरजीह दी और इन्होंने कल्याण प्रदान दृष्टिकोण दिया। कल्याण प्रदान
दृष्टिकोण दिया अर्थशास्त्र को लेकर के। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कल्याण प्रदान दृष्टिकोण किसने दिया, तो कल्याण प्रदान दृष्टिकोण अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, 1890 में दिया था। इनकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक साइंस अर्थात विज्ञान और अर्थशास्त्र के सिद्धांत। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने एक नया विचार दिया और 1890 में दिया, वो 1776 था, बहुत ज्यादा गैप है। इस समय आधुनिकता आने लगी थी, इसलिए इस दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। इस दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं और मार्शल को आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रणेता कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रणेता, कई कई जगह इनको पिता भी बताया गया है। तो ध्यान देना, आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रणेता पूछेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र को आगे की ओर ले जाने वाले कौन है, तो मार्शल है। इसके बाद एक तीसरा दृष्टिकोण और आता है जो एक बहुत ही सुंदर और अच्छा दृष्टिकोण माना जाता है और कहा जाता है कि ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और वो तीसरा दृष्टिकोण जो है वो 1932 में आया, 1932। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एल रॉबिन्स, जिनका नाम है एल रॉबिन्स। इन्होंने ये एक वैज्ञानिक थे और इनकी परिभाषा भी वैज्ञानिक मानी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम एन एसे ऑन सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस, यानी कि इन्होंने अर्थशास्त्र और साइंस से संबंधित कुछ नियम दिए थे, उनका विश्लेषण किया और उनसे रिलेटेड सिद्धांत दिए। इस पुस्तक का प्रकाशन 1932 में हुआ था और इसी पुस्तक के अंतर्गत अर्थशास्त्र का तीसरा दृष्टिकोण आया और इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का तीसरा दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण धन प्रदान नहीं है, दूसरा दृष्टिकोण कल्याण प्रदान नहीं। इन्होंने कहा कि ना तो धन प्रदान है ना कल्याण प्रदान है। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र दुर्लभता प्रदान दृष्टिकोण है। मतलब क्या, मतलब ये कि इन्होंने कहा कि वास्तव में अर्थशास्त्र एक पृथक विषय है और ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सीमित वस्तुएं, जो दुर्लभ वस्तुएं होती है, दुर्लभ वस्तुओं को हम कैसे प्रयोग करें, दुर्लभ वस्तुओं का हम प्रबंधन कैसे करें, इस बात को बताती है। जहां साधन यानी कि पैसा यानी कि धन को सीमित माना गया है, दुर्लभ माना गया है और इस दुर्लभ वस्तुओं से हम अपनी अनंत आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, अनंत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम हमारी संतुष्टि को कैसे अधिकतम करें। और जबकि सीमित साधन के जो वैकल्पिक प्रयोग है बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान लो आपके पास पैसा है, आपकी आय, और आय आपकी हर महीने सीमित होती है और उस सीमित साधन के होते हुए भी उसके जो यूज है, उसके जो प्रयोग है, वैकल्पिक प्रयोग, अलग अलग ऑप्शन में आप उसको प्रयोग करते हो। जैसे आपकी आय 15,000 रुपए है तो आप 15,000 का कुछ हिस्सा कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं खर्च करना चाहते हो, ना जाने कितने विकल्पों में आप 15,000 लगाना चाहते हो। तो 15,000 क्या है, धन है। धन आपका क्या माना गया है, साधन माना गया है और ये साधन क्या है, सीमित है और इस सीमित साधन के वैकल्पिक प्रयोग बहुत ज्यादा है और वहां आपको इसी साधन का प्रयोग करते हुए आपकी अनंत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जो कि एक जटिल कार्य है। और इस कार्य को जिस ज्ञान के माध्यम से आप कर पाते हो वही ज्ञान क्या है, दुर्लभता प्रदान दृष्टिकोण का अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र है। बात समझ में? तो इन्होंने इसी को क्या कहा, अर्थशास्त्र का। तो इनकी अलग डेफिनेशन है और कहा जाता है कि अर्थशास्त्र की सबसे वैज्ञानिक परिभाषा ही इनकी है। सबसे वैज्ञानिक परिभाषा अगर आपसे पूछ ले तो किसने दी, तो एल रॉबिन्स ने दी थी।
किसने दी? एल रॉबिन्स ने। तो ये प्रमुख 3 दृष्टिकोण है। इसके बाद में विकास प्रधान दृष्टिकोण आता है और एक आता है आवश्यकता विहीनता दृष्टिकोण। उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में, जिसमें हम कुछ और नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद।